हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सारी अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। आपको बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स झूम की खेती से संबंधित सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है, एक फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मिजोरम जो है वो पूर्वी भारत का राज्य है और उधर अधिकतम रूप से बांस की ही खेती की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहाँ पर भूमि की जुताई नहीं होती। जमीन जो वहाँ की है वो ढलान वाली ज़मीन है। वहाँ की अधिकतर ज़मीन एक ही खेती में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक ही खेती में 3-4 प्रकार की भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और 5वां स्टेटमेंट दिया है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपके एक स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर बी होगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और डी कर्नाटक और तमिलनाडु। आपको केरल के निकटवर्ती राज्यों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक मैप बना रखा है। ये जो स्टेट है ये केरल है, ये स्टेट हमारा केरल है, और इसके पास वाला ये तमिल है, और ये जो ऊपर वाला है ये कर्नाटक है। तो जरा आप ये बताइए, अब केरल के समीप जो होंगे निकटवर्ती राज्य वो कौन कौन से होंगे? एक तो तमिलनाडु होगा और दूसरा कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, बी गोवा, सी जम्मू और कश्मीर और डी पश्चिम बंगाल। अगर हम मछली खाने की बात करें तो अगर मछली की जो सर्वाधिक लोग मछली खाते हैं वो पश्चिम बंगाल हुआ, क्योंकि यहाँ का जो फेमस डिश है, यहाँ की जो फेमस डिश है वो मछली और चावल है। मछली और यहाँ की चावल है, ये फेमस डिश है यहाँ की। तो मगर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लोग जो मछली और चावल खाएंगे वो नारियल के तेल में ही खाएं। इसलिए अगर हम नारियल के तेल से पकी हुई वस्तु की सामग्री की यहाँ पर बात करें तो जो नारियल होता है वो सर्वाधिक हमारा दक्षिण भारत में होता है। तो दक्षिण भारत में से इसमें से कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा जो है वो सर्वाधिक यहाँ पर नारियल की खेती होती है, और यहाँ पर लोग अधिकतर नारियल में तेल से पकी हुई मछली, समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ एक और फल है जो वहाँ का बहुत लोकप्रिय है, जिसे हम टैपियोका बोलते हैं। जिसे हम टैपियोका नामक यहाँ का एक प्रमुख फल है, जिसे लोग अधिकतर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जिसके अग्रदांत मतलब आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वस्तुओं को काटते अथवा कुदरते रहते हैं? ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी गिलहरी और ऑप्शन सी छिपकली या ऑप्शन डी चूहा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जिसके अग्रदांत यहाँ पर बढ़ते रहते हैं उस जंतु की यहाँ पर बात की जाए तो वो जंतु हमारा यहाँ पर चूहा है। चूहा के जो आगे के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो प्रत्येक वस्तु को कुदरते और काटते रहते हैं। यहाँ देखिए, मैंने दीमक, गिलहरी और छिपकली के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। अगर हम दीमक की बात करें, यहाँ पर ये देखिए दीमक है। अगर हम दीमक की बात करें तो ये बिल्कुल चींटी के समान दिखती है, ये बिल्कुल चींटी के समान दिखती है। और अगर हम ये बात करें ये किस संघ की ये जंतु होता है, इस संघ का, तो ये संघ आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। आर्थ्रोपोडा नामक जो संघ होता है जिसमें हमारा बिच्छू वगैरह होगा, कनखजूरा वगैरह होगा, ये सब इसमें आते हैं। और अगर हम इसका प्रमुख भोजन, इसकी भोजन की बात करें, ये भोजन किस प्रकार से अपना प्राप्त करती है, तो ये लकड़ी पत्तियाँ, घास, लकड़ी, पत्तियाँ, घास आदि को अपना भोजन बनाती है।
और यहाँ पर हम गिलहरी की यहाँ पर बात करें तो अगर ये पूछे किस संघ का ये जंतु है गिलहरी, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये रज्जुकू संघ के अंतर्गत आती है। ये इसका मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर रज्जुकू संघ के अंतर्गत आती है और ये स्तनधारी है, ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर अगर हम छिपकली की बात करी जाए, छिपकली की, तो छिपकली के बारे में यहाँ पर अगर हम इसके संघ की बात करें, किस संघ के अंतर्गत ये आती है, तो ये सरीसृप संघ के अंतर्गत आती है, सरीसृप संघ के अंतर्गत आती है। और एक पॉइंट इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये देखती है कि हमारा इसे खतरा देखती है या ये खतरा महसूस करती है तो ये अपना रंग बदल देती है और भागने के लिए अपने पूंछ भी तोड़ देती है। ये इसके लिए इसमें कुछ इसके बारे में कथन थे। और अगर यहाँ पर चूहा की बात करें तो चूहा के बारे में अभी मैंने बताया था कि इसके हम आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वस्तु को काटते और उतरते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि जो उसके खेत की जो मृदा है वो केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, या ऑप्शन नंबर बी दिया है मृदा जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, और सी दिया है मृदा बंजर हो जाएगी, और डी है मृदा अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। अगर कोई किसान ऐसा करता है, बार बार फसल उगाने के लिए नाशकों और उर्वरकों का उपयोग करता है, उसकी खेतों की जो मृदा है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, वो किसी भी फसल उगने के लायक फिर वहाँ पर नहीं रहेगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर समय से संबंधित दिया है। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली। अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग ऑप्शन ए 54 किलोमीटर पर आवर, बी 51 किलोमीटर पर आवर, और सी 59 किलोमीटर पर आवर, और डी 57 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जरा यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मडगांव की, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं मडगांव बनाता हूँ और यहाँ पर मैं बताता हूँ नागरकोइल, ये हमारा क्या है? नागरकोइल। अगर इनके दोनों के बीच की हम दूरी की बात करें तो कितनी दूरी है? 11,140, यानी 1140 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अब जो हमारी रेलगाड़ी है वो मडगांव से कै बजे चलती है? यहाँ पर वो चलती है 2/1/2015 को यहाँ से चलती है, और पहुँचती कब है? 3/1/2015 को यहाँ पर वो पहुँचती है। तो यहाँ से यहाँ तक उसे जाने में हम जो समय निकालेंगे, कितना समय लगा? देखिए, जब वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो वो 7:45 पर यहाँ से वो चलना प्रारंभ करती है, और अगले दिन वो कब पहुँचती है? 4:45 पर यहाँ पर पहुँचती है। अगर वो अगले दिन अगर आज वो यहाँ से 7:45 पर चली और अगले दिन अगर वो 7:45 पर पहुँचती तो यहाँ से लगभग उसे कितने घंटे लगते? लगभग उसे 24 घंटे लगते। यहाँ पर उसे 24 घंटे यहाँ पर लगते अगर वो सेम समय पर पहुँचती। मगर अगले दिन वो सेम समय से पहले कितने समय पहले पहुँच गई? 4:45, मतलब वो पहले पहुँच गई। कितने घंटे पहले पहुँची? तो अगर हम यहाँ घंटे की बात करें कितने घंटे पहले पहुँची, तो 7:45 में यहाँ से चली थी और 4:45 पे यहाँ पर वो पहुँच गई, मतलब वो 3 घंटे पहले यहाँ से वहाँ पर पहुँच गई। तो उसे जो कुल समय लगा होगा वो कितना लगा होगा? उसे कुल समय 3 इसमें से हम घटा देंगे, 21 घंटे उसे समय लगा होगा कुल समय। अब हमारे पास दूरी दे रखी है और यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ से चाल की निकालने की, यहाँ चाल की बात करें तो हमारे जो चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर वो होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये हमारा सूत्र होता है। तो अगर दूरी की यहाँ पर हम बात करें तो 11,140 किलोमीटर यहाँ पर दूरी हो गई, और बाकी समय कितना लगा था? उसे 21 घंटे उसे क्या लगा था? यहाँ पर उसे समय लगा था। अगर यहाँ पर हम 21 को भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 54.28 किलोमीटर पर आवर। ये वाला विकल्प इसमें दिया ना रखा है। तो आप ये बताइए कि इसके समीप वाला विकल्प कौन सा सही है? इसमें 51 तो बहुत नीचे हो जाएगा, 54, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि हम 7वें क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो रखा है कि नई दिल्ली से में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में।
तो चलिए इसको अगर मैप के जरिए हम यहाँ पर सीखेंगे। कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक जाता है, पहले भोपाल जाता है और नई दिल्ली में वो रहता है, पहले भोपाल जाएगा और उसके भोपाल के बाद कहाँ जाएगा, फिर रांची। तो अगर हम यहाँ पर मैप की बात करें, यहाँ पर देखिए ना, तो अगर हम इसको यहाँ पर बात करें तो ये तो हमारा हुआ, ये उत्तर का भारत, तो उत्तर का भाग हुआ, इधर दक्षिण हुआ, इस तरफ दक्षिण होगा और इधर पूरब है और इस तरफ हमारा पश्चिम है। तो अगर हम यहाँ पर नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी है ये नई दिल्ली है, ये यहाँ पर नई दिल्ली है। अब कोई बंदा यहाँ नई दिल्ली से कहाँ जाता है, वो पहले भोपाल, तो भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल कहाँ पर है, इस मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये कौन सा एरिया है हमारा, ये एमपी मध्य प्रदेश है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर भोपाल है। तो पहले वो भोपाल जाएगा और फिर भोपाल के बाद कहाँ जाता है, रांची। रांची झारखंड की राजधानी है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर रांची, ये झारखंड है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, झारखंड, ये झारखंड है और इसी की राजधानी कौन सी, यहाँ पर रांची। तो अब उसकी यात्रा हम देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। पहले वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले वो दिल्ली से कहाँ जाता है, पहले वो दिल्ली से कहाँ जाता है, भोपाल, यानी कि वो कौन सी दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। उसके बाद वो कहाँ से कहाँ जाता है, पूरब की ओर जाता है, यानी रांची जा रहा है, यानी कौन सी दिशा में जाएगा, फिर वो पूरब की ओर। तो इसका मतलब पहले वो कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर, और उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर पूरब की ओर। तो अगर हम इसके विकल्प की यहाँ पर बात करें तो पहले वो कहाँ जाता है, दक्षिण दिशा में जाएगा पहले, और फिर कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दे रखे हैं और आपको ये बताना है इनमें कॉमन विशेषताएं कौन सी हैं। जैसे आपको छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में तीनों में, चारों में पाई जाने वाली कॉमन विशेषता यहाँ पर छांटनी है। आपको ये दे रखा है, ये अंडे देते हैं, या बी ये जहरीले होते हैं, और सी ये भूमि जल एवं दोनों में रह सकते हैं, और डी इनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये जहरीले होते हैं, तो जहरीले इसमें कौन कौन होगा, ये तो सांप और छिपकली दोनों जहरीले होते हैं, बाकी ये दोनों जहरीले होंगे नहीं, इसलिए इसका बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें भूमि और जल, तो यहाँ पर भूमि पर रहने वाले तो छिपकली और जो गौरैया है ये दोनों भूमि पर रह सकते हैं, बाकी ये दोनों जल में रह सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा। इनके शरीर सल्क के ढके होते हैं, इनका शरीर ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के चारों के बारे में ये बात सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अंडे देते हैं। ये जितने नंबर क्वेश्चन में दिया है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा है। तो आपको इसमें बताना है पालक, बी नारियल, सी बंद गोभी और डी सरसों। अगर यहाँ पर हम पत्ते वाली सब्जियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए नारियल तो पत्ते वाली सब्जी होगी नहीं, पालक होगी, बंद गोभी होगी और सरसों। और आपसे ये पूछा जाता है कि इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो कॉमन सी बात है, पालक के बीजों से तेल प्राप्त तो किया नहीं जाएगा, और ना ही बंद गोभी के बंद गोभी तो बीज ही नहीं होते। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सरसों के जो बीज होते हैं, अगर हम सरसों के पौधे की बात करें तो उसमें पत्तियाँ भी होती हैं और इसमें इसके बीज भी होते हैं, तो इसमें जो बीज होते हैं उससे क्या होता है, तेल प्राप्त किया जाता है, इसलिए उसका नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 10वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह सही है। ए चिकनगुनिया, मलेरिया, म्यादी बुखार, बी हैजा, डेंगू, मलेरिया, और सी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, और डी चिकनगुनिया, हैजा और म्यादी बुखार। अगर यहाँ पर हम मच्छरों से फैलने वाले रोग की बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर म्यादी बुखार की बात करें तो ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से फैलने वाला रोग है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया होता है, जिससे ये रोग होता है, इसलिए इसे अंग्रेजी भाषा में टाइफाइड भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, इसमें हैजे की बात करें, हैजा, तो हैजा मक्खियों से फैलने वाला रोग है, ये मक्खियों से फैलता है, किससे, मक्खियों से फैलता है। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है ये होता है वाइब्रियो कॉलरी नामक ये बैक्टीरिया होता है, जिससे ये हैजा रोग जो फैलता है। और बाकी चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू की बात करें, ये मच्छरों से फैलने वाला रोग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर ये लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। आपको ये बताना है
कि इन दोनों के जो शहरों के बीच की जो दूरी होगी वो किलोमीटर में वास्तविक रूप से कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इन्होंने स्केल जो यहाँ पर इस्तेमाल कर रखी है वो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर रख रखी है, 110 मीटर के बराबर कर रखी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दो शहरों के यहाँ के बीच की दूरी हमें दे रखी है, अगर हम दो शहरों की बात करें ए और बी, तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, 9.7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम 9.7 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.7 इंटू 110, ये हमारा जो लगभग आएगा यहाँ पर 1067 मीटर निकल के आएगा। दो शहरों के बीच की दूरी ये मीटर में आ गई, बट हमें यहाँ पर ज्ञात करना है किलोमीटर में। तो हमें ये पता है कि अगर 1 किलोमीटर की यहाँ पर हम बात करें तो 1000 मीटर हो गए, 1000 मीटर हो गए। और यहाँ पर अगर हम 1 मीटर को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, 1/1000। तो यहाँ से हमें निकालना है कितने को है, हमें निकालना है 1067 मीटर में निकालना है किलोमीटर में। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/100 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे और यहाँ पर हमारा 0.3 के बाद आ जाएगा तो 1.067 किलोमीटर ये हमारी क्या जाएगी, इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी आ जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, 12वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई आया या गया, अपनी रेल यात्रा में उसके द्वारा गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। यदि गुरप्रीत पहली बार दिल्ली से चेन्नई जाता है तो उसके यात्रा के दौरान कौन सी नदी को पार करने की संभावना इसमें नहीं होगी, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको मैप के जरिए यहाँ पर समझते हैं, अगर यहाँ पर हम मैप की यहाँ पर बात करें तो अगर हम यहाँ पर मैप की बात करेंगे तो ये हमारा उत्तर हुआ इस तरफ और इधर दक्षिण होगा और ये पूरब है इस तरफ, और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। तो गुरप्रीत जो है वो कहाँ से यात्रा शुरू करता है, दिल्ली से यात्रा शुरू करता है और कहाँ जाता है वो, चेन्नई। तो अगर वो दिल्ली से यात्रा शुरू करेगा तो वो कहाँ जाएगा, पहले भोपाल, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद चेन्नई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेन्नई है, ये क्या है, यहाँ पर चेन्नई है और इस तरफ ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर दिल्ली है। तो इस प्रकार से अपनी यात्रा को यहाँ पर शुरू करेगा। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर गंगा नदी भी दे रखा है, तो गंगा नदी की हम बात करें तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है ऐसे उत्तर भारत में बहते हुए, उत्तर प्रदेश में बहते हुए और बिहार राज्य से पश्चिम बंगाल बहते हुए ये बांग्लादेश में जाकर बंगाली खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। तो इसका ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा कि ये इस नदी को पार करने की इसकी संभावना होगी। ये हमारी कौन सी नदी होगी, गंगा नदी, गंगा नदी हमारी हो गई। और हमारी ऑप्शन में दे रखा है गोदावरी नदी। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के, ये हमारा महाराष्ट्र है और यहीं पर इसका ये जिला है नासिक जिला महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और महाराष्ट्र जिले से निकलती हुई ये तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती हुई, आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती हुई ये बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये हमारी कौन सी नदी हो गई, यहाँ पर गोदावरी नदी, गोदावरी नदी हो गई, ठीक है। और अगर हम इसमें हमें दे रखा है कृष्णा नदी। अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल भी महाराष्ट्र से होता है और ये महाराष्ट्र से बहती हुई कर्नाटक राज्य में प्रवेश करती है और कर्नाटक राज्य के बाद ये हमारी आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और इस प्रकार से बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये हमारी कौन सी नदी हो गई, कृष्णा नदी। और यहाँ पर हमारी एक नदी और बची, नर्मदा नदी। तो अगर नर्मदा नदी की बात करें तो ये हमारी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का यहाँ पर अमरकंटक है, यहाँ से निकलती है और मध्य प्रदेश में बहते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद ये खंभात की खाड़ी में जाकर यहाँ पर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये हमारी कौन सी होगी, यहाँ पर नर्मदा नदी। तो उसकी यात्रा के दौरान कौन कौन सी नदियों को काटा गया, एक तो नर्मदा नदी को, उसके बाद गोदावरी नदी को और उसके बाद कृष्णा नदी को। तो किस नदी को काटने की संभावना इसके पास नहीं है, गंगा नदी को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी से हो जाएगा, गंगा नदी। अगर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है, हमारे देश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय और दार्जिलिंग। अगर हम यहाँ पर रेगिस्तान की बात करें तो अधिकांश रूप से रेगिस्तान हमारे भारत में दो जगह अधिकांश रूप से पाए जाते हैं, एक तो जैसलमेर और दूसरा कौन सा हुआ, लद्दाख। अगर हम मेघालय की बात करें और दार्जिलिंग की बात करें तो इन राज्यों में जो हमारे रेगिस्तान इलाका है वो नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसलमेर और लद्दाख पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम जैसलमेर की बात करें तो ये राजस्थान का जिला है, ये राजस्थान का जिला है। तो ये राजस्थान तो अधिकतर क्या है, गर्म इलाका है, तो ये तो गर्म रेगिस्तान होगा। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में आता है,
ये हमारा पहले जम्मू कश्मीर में आता था, मतलब जम्मू कश्मीर में ये आता है। और जम्मू कश्मीर हमारे कहाँ है, भारत के बिल्कुल यहाँ पर हमारे कहाँ है, भारत के बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। तो इसलिए इसका जो ठंडा रेगिस्तान होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, लद्दाख। लद्दाख का क्या है, बिल्कुल ठंडा रेगिस्तान होगा।